मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, एक साहब ने मुझसे दरियाफ्त किया, कहने लगे कि ये बताइए कि रेल में सफ़र करते हुए किस तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। मैंने कहा अपने सामान की तरफ। उसकी वजह यह है कि आजकल रेल में सफ़र करना भी महफूज नहीं रहा। प्लेटफॉर्म पे नहीं लुटे, आप रेल के डब्बे में लुट गए। ऐसी ही बहुत सारी बातें करने के लिए इस वक्त हमने पाकिस्तान रेलवेज के चीफ कमर्शियल मैनेजर को जहमत दी है। तशरीफ लाते हैं सैयद ज़हूर अहमद। ये मेरे हाथ में एक पर्चा है जिस पर लिखा हुआ है सैयद ज़हूर अहमद, MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, MSc ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग UK, फेलो EDI वर्ल्ड बैंक, मेंबर चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट UK, मेंबर पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस। तो ये आप इतना सब कुछ पढ़ने और तालीम हासिल करने के बाद आपको कोई और महकमा नहीं मिला था? मोइन साहब, बात यह है कि पहली डिग्री मेरी MA इंग्लिश की वो है जो मैंने महकमे ज्वाइन करने से पहले मैंने की थी। बाकी सब डिग्रियां मेरे महकमे में आने के बाद मेरे महकमे की नवाजिशात हैं। उन्हीं की वजह से मैंने स्कॉलरशिप्स ली और तालीम हासिल करता रहा। माशाअल्लाह। मतलब ये जो कुछ भी आपने किया है ये महकमे के अखराजात पे किया है? जी, सरकारी खर्च पे। सरकारी खर्च पे किया है आपने? ये स्कॉलरशिप्स वगैरह आपको मिली? जी जनाब। अच्छा, ये बताइए, क्या आप हमें कराची से लाहौर या पेशावर तक दूसरी लाइन नहीं दे सकते? जनाब वाला, बेइंतहा जरूरत है इसकी। लोधरान तक तो 550 मील तो लाइन है, दोहरी लाइन है। इसकी बेइंतहा जरूरत है। कोशिश हम कर रहे हैं। सरकारी महकमा है। जिस वक्त भी पैसे मिले दुआ कीजिए, आप भी दुआ कीजिए, हम भी करते हैं। जिस वक्त पैसे मिले हमारी प्रायोरिटी ये है कि इसको पेशावर तक डबल लाइन करें। एक बात बताइए, कराची में बिजली है या नहीं है? 2000 देख रहा हूँ, बिजली यहाँ भी है, चल रही है, लाउड स्पीकर भी है। तो फिर ये बिजली की ट्रेन कराची तक क्यों नहीं आती है? इसकी भी बारी आ जाएगी, दुआ करिए। सरकारी महकमा है, जिस वक्त पैसे मिलेंगे हमारी प्रायोरिटी खानेवाल से कराची तक जरूर आएगी। प्रायोरिटी में है, अब देखिए क्या होता है। मैंने आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें प्रायोरिटी पे हैं, अल्लाह करे कि इसका नंबर आ जाए। दुआ करें। अच्छा, ये बताइए, बिल्कुल इसका ठीक ठीक जवाब दीजिएगा सैयद साहब। जनाब वाला, वो ये कि आपके रेलवे में क्लर्क ज्यादा पावरफुल है, बाइख्तियार है या कुली? मैं समझता हूँ जो मुसाफिर जो क्लर्क के पास जाए या कुली के पास जाए वो बाख्तियार है। बाबू बुकिंग क्लर्क बुकिंग ऑफिस में जाके उसे पैसे दे के टिकट ले, पैसे ज्यादा दे। कुली के पास जाके पैसे ज्यादा टिकट ले, या रिजर्वेशन ऑफिस में जाके हफ्ता दिन पहले सही खर्च करके रिजर्वेशन करा के पहले से अपना रिजर्वेशन करा ले। ये उसका चॉइस है। सबसे ज्यादा बाख्तियार वो मुसाफिर है जो जिसको इख्तियार है कि वो 3 या 4 रास्तों में से कोई रास्ता इख्तियार करे। लेकिन आपने इस बात को एडमिट किया है ना कि कुली भी बड़े बाइख्तियार होते हैं। टिकट कभी नहीं मिलता तो थोड़ा सा मिल जाता है। इस महफिल में मोइन अख्तर हमेशा ठीक कहते हैं। जी, आप कभी गलत नहीं है साहब। अच्छा, जब मैंने ट्रेनिंग ली तो ये कहा था कि साहब द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, सो यू आर ऑलवेज राइट। अच्छा, कस्टमर जो है वो हमेशा ठीक कहता है। इस महफिल में मोइन अख्तर इज ऑलवेज राइट। आपने कभी सफर किया है ट्रेन पे? बहुत। एक जमाने में जब हालात खराब थे तो बहुत किया करता। आखिरी दफा उस वक्त किया जब मैं 42 साल का था। अच्छा, और इस वक्त आप क्या उम्र है? 24 साल की है। अब मेरी उम्र होगी तकरीबन 38 के करीब। 38 के करीब। तो जनाब, मैं आपको अपना कस्टमर, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको अपना कस्टमर समझा। आइंदा जवाब किसी और तरीके से दिया जाएगा। अगर आप मुझे कंसेशन देने का वादा करें तो मैं सफर करूंगा ट्रेन से। अच्छा साहब, हम आपको मुफ्त ले जाएंगे। ये आपका रिकॉर्ड हो गया है स्टेटमेंट। आपने मुझे मुफ्त में जाने आने के लिए इजाजत दे दी है। अब हर दूसरे दिन मैं ट्रेन में रखा हुआ होऊंगा। मैंने ये नहीं कहा कि हर दफा, एक दफा। अच्छा, एक दफा। ज़हूर साहब, ये फरमाइए आपके ये जितने भिखारी हैं, जी जनाब, ये फकीर हैं, गदागरी लानत है? जी जनाब, बहुत सख्त। तो ये बताइए कि सारे फकीर वो प्लेटफॉर्म पे क्यों नजर आते हैं? नहीं, प्लेटफॉर्म पे तो नहीं होते। वहां तो उनको बेचारों को प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। अलबत्ता वेटिंग हॉलों वगैरह में स्टेशन के बाहर होते हैं। अगर मुसाफिर या जो वो लोग जो उनसे वास्ते में आते हैं वो भीख न दें तो ये लानत भी खत्म हो सकती है
या इन सब को आप गरीब खाने में, ज़कात के फंड से गरीब खाने बना के वहाँ भिजवा दीजिए, लानत खत्म हो सकती है। ज़हूर साहब ये बताइए कि ये आप लोग हर थोड़े दिन बाद किराया बढ़ा देते हैं, हर थोड़े दिन बाद मुसाफिरों को आप क्या बहुत खुशहाल समझते हैं और उसके बाद फिर आप अनाउंस करते हैं रेलवे खसारे में जा रहा है? जनाब वाला आखिरी दफ़ा किराए बढ़े थे 1983 में, 7-8 साल हो गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमने किराए नहीं बढ़ाए हैं। थोड़ी बहुत हमें किराया बढ़ाने की गुंजाइश ज़रूर है, मगर सरकारी महकमे हैं, कुछ पाबंदियां हैं, पार्लियामेंट जब तक अप्रूव नहीं करे हम किराया भी नहीं बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो रेलवे स्टेशन पे जो कुछ होता है या प्लेटफॉर्म पे जो कुछ होता है उसका अहवाल आप स्क्रीन पर देखना पसंद फरमाएंगे? आइए हम आपको दिखवाते हैं स्क्रीन पर। बहुत अच्छा। ऐसी रेल फेल है प्लेटफॉर्म पर, दिमाग मेरा फेल है, ये कैसी रेल फेल है। ये कैसी रेल फेल है प्लेटफॉर्म पर, दिमाग मेरा फेल है, ये कैसी रेल फेल है। ये आदमी है मरकजी, इसी का सारा वर्क है, खुली बुकिंग क्लर्क है, इसी का है तमाम शो, इसी की सारी सेल है। ये कैसी रेल फेल है प्लेटफॉर्म पर, दिमाग मेरा फेल है, ये कैसी रेल फेल है। आवाम हो के तेज रो, हमेशा लेट आती है और आके लेट जाती है। अब इस पे किसका बस चले, ये बेबसी का खेल है। ये कैसी रेल फेल है प्लेटफॉर्म पर, दिमाग मेरा फेल है, ये कैसी रेल फेल है। लटक रहे हैं सर पे क्यों, लटक रहे हैं सर पे क्यों, ये फैन अगर चले नहीं, ये बल्ब अगर जले नहीं, न जाने जाए किस तरफ के ये स्वदेशी रेल है। ये कैसी रेल फेल है प्लेटफॉर्म पर, दिमाग मेरा फेल है, ये कैसी रेल फेल है। पुलाव भी फंसती है, कबाब में भी हड्डी है, मजे है टीटी भाई के लंच कॉकटेल है। ये कैसी रेल फेल है प्लेटफॉर्म पर, दिमाग मेरा फेल है, ये कैसी रेल फेल है। ये कैसी रेल फेल है प्लेटफॉर्म पर, दिमाग मेरा फेल है, ये कैसी रेल फेल है। और इस वक्त हमारे दरमियान पाकिस्तान की एक ऐसी ड्रामा निगार मौजूद हैं
जिनकी पहली 2-3 किस्तें समझ में नहीं आती हैं, फिर जब समझ में आती हैं तो पूरा मुल्क बड़े ज़ौक़ और शौक़ से उनके ड्रामे देखता है। तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा हसीना मोइन। मेरा पहला सवाल यह है कि आप क्यों लिखती हैं? आप इतना बोलते क्यों हैं? मैं तो बहुत तेज बोलता हूँ। मैं भी बहुत तेज लिखती हूँ, 12 सीरियल्स लिख चुकी हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपके ड्रामों में एक खास बात यह है कि आपके ड्रामों में एतराज़ात बहुत होते हैं। एतराज़ तो हर चीज़ पे होते हैं, और एतराज़ उन चीज़ों पे ज़्यादा होते हैं जिनको गौर से देखा जाता है। आप पर एक इल्ज़ाम, जहाँ बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, एक इल्ज़ाम ये भी है कि आपकी जो कहानी है वो सिर्फ ड्राइंग रूम्स में नज़र आती है। तो क्या झुग्गियों में, छोटे घरों में लोग नहीं रहते? नहीं, रहते हैं, और मुझे वो लोग नज़र भी आते हैं, तभी मैं उन्हें हंसाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रोने के मौके तो उनके पास बहुत होते हैं और आप लोग देते भी रहते हैं। हंसाने की बात मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल। आप पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि आपके ड्रामों की लड़कियां जो होती हैं वो बड़ी बेबाक होती हैं, बहुत खुदसर होती हैं, मार धाड़ से भरपूर शाहकार होती हैं। बेबाक तो खैर क्या, बस जरा सा उनका जहन होता है और वो इस्तेमाल करती हैं तो तुमको बुरा लगता है। अच्छा ये बताइए कि आपके ड्रामों में एक खास बात जो नोट की गई है वो ये कि कहानी पर ज्यादा तवज्जो आप कम देती हैं और मकालमों पे ज्यादा तवज्जो देती हैं, ये क्या वजह? बात कुछ ऐसी है कि कहानी तो लोग कहानी समझ के देखते हैं, सुनते हैं और शायद भूल भी जाते हैं, लेकिन बात का असर दिल पे हमेशा होता है। तो जो बात बूंद बूंद करके दिल पे नक्श हो जाए वो हमेशा याद रहती है, तो मैं बात पे ज्यादा जोर देती हूँ। अच्छा, आपके जो ड्रामे हैं उसमें कॉमेडी आपने ज्यादा लिखा है जी, तो आपके नजदीक कॉमेडी लिखना मुश्किल है या? कॉमेडी लिखना बहुत मुश्किल है मोइन। ये तो आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि कॉमेडी करना और किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। रुलाना बड़ा आसान होता है। किसी के थप्पड़ मार दिया, उसने रोना शुरू कर दिया। आपको अब तक टेलीविजन अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, जबकि मेरी पड़ोसन मुझे बता रही थी कि उन तक को मिल गया है? तो अवार्ड देना, कोई लेना या हासिल कर लेना इतनी बड़ी बात तो नहीं है। यह है नहीं, आपको मिला था? आपने इतने स्टेज प्लेस किए, कभी मिले? नहीं, मेरे लिए तो उन्होंने एक स्पेशल अवार्ड रखा है जो मेरे रिटायरमेंट के बाद देंगे मुझे। मेरे लिए भी वही रखा है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपको लिखने लिखाने का कोई ज्यादा शौक वैसे है नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं है बस। तो फिर आप क्यों लिखती हैं? जब लिखने को कहते हैं लोग तो लिख देती हूँ। मुरव्वत बहुत है मुझमें। अच्छा, बड़ी मुरव्वत है। मैं आपको पिछले 11 साल से कह रहा हूँ कि मेरे लिए भी कुछ सवाब कर दीजिए, आपने अब तक ये काम नहीं किया। असल में आप मुस्तहक नहीं नजर आते मुझे। अच्छा, आप किसी स्कूल में पढ़ाती भी तो हैं? मैं हेडमिस्ट्रेस हूँ एक स्कूल की। हेडमिस्ट्रेस हैं, तो बच्चों का क्या रिएक्शन होता है जब आपकी कोई कहानी हिट होती है और उसमें तहरीर आता है हसीना मोइन? मैं बच्चों से पूछने नहीं जाती कभी। नहीं, बच्चों ने भी बच्चे डरते होंगे ना, हेडमिस्ट्रेस हैं, हेडमिस। नहीं, इतना नहीं डरते, वैसे खुश होते हैं बच्चे। अच्छा, आपका रोब नहीं है बच्चों पे मतलब? देखे ना, आपके ऊपर भी नहीं पड़ रहा है तो बच्चों पे कैसे पड़ा होगा? वैसे आप मुस्तकिल मुझ पे जुमले कस रही हैं। नहीं, मैं जुमले का और मैं बहुत तहम्मुल मिजाजी से उन्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, हालांकि ये मेरी तबीयत के बिल्कुल खिलाफ है। वो इस वजह से कि देखिए, आपका नाम हसीना है, आगे मोइन लगा हुआ है। मेरी बात बीच में से उचक ली गई। मोइन आपके वालिद का नाम है और मेरा नाम भी मोइन अख्तर है। आपके नाम के बाद है मोइन और मेरे नाम से पहले, तो आपको इस नाम की वजह से कम मेरा एहतराम करना चाहिए। इस सिलसिले में सिर्फ ये कहना है कि मोइन मेरे वालिद बहुत ही नेक आदमी थे।
अब तो आप मेरे लिए लिखेंगी भी तो मैं काम नहीं करूंगा उसमें। मैं करवा के रहूंगी। आपको अभी थोड़े अरसे पहले पड़ोसी मुल्क से एक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर ने ऑफर की है कि वो आप वहां पर जाएं और उनकी फिल्म के लिए मकाल में लिखें, तो आपने उस पर क्या रिस्पॉन्स किया है? बात यह है मोइन कि इतने बड़े मुल्क में जहाँ इतना टैलेंट है, अगर उनकी नज़रें हम तक पहुँची हैं तो ये बात हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई की है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई हमें एजाज़ दे के बुलाता है तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। अगर कोई हमें नीचा समझ के बुलाए तो हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर एक पूरे मुल्क के मुकाबले में हमें बुलाया जाए तो ये तो हमारे मुल्क के लिए बड़े एजाज़ की बात है, तो हमें तो ज़रूर करना चाहिए। समोसे। उनको खुश तो करना है। समोसे तो वो भी पसंद करते हैं, मगर बर्तनों की चिकनाई कौन निकाले? विम, सस्ते पाउडर भी तो है। खुद ही देख लो, इतनी सारी चिकनाई और जरा सा विम। वाह, एक ही बार में। चिकनाई का नाम नहीं। बिल्कुल, विम के इस्तेमाल में ही कमाल है। मैं तो चली समोसे बनाने, अपने उनको कमाल दिखाने। न मैल रहा न चिकनाई, विम की सफाई जगमगाई। The Peak Friends Pied Piper invites you to a new experience of excellence. Peak Friends Farmhouse Cookies. Almond and honey, coconut crunch, butter crumble, and nutty milk. Freshness, freshness. Peak Friends Farmhouse Cookies. सुनिए, क्या आपने जामे शीरी आजमाया है? लाल शरबत में तो मैं एक ही नाम जानती हूँ, मुझे कोई और शरबत खरीदने की क्या जरूरत? एक ही शरबत इस्तेमाल करने का ये तो मतलब नहीं कि आप बेहतर शरबत भी ना आजमाएं। क्या मतलब? देखिए, आम शरबत पानी और मसनूई अज्जा से तैयार किया जाता है, जबकि कर्शी के जामे शीरी में खालिस अज्जा और अर्कियात इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन अर्कियात और खालिस अज्जा से फायदा? इसे आप पीकर तो देखें, आप खुद महसूस करेंगी बेहतर जायका, मुकम्मल तस्कीन, और ये गर्मी की शिद्दत से खोई हुई तवानाई भी बहाल करता है, तबीयत भी भारी नहीं होती। ये तो मान लिया। यही नहीं, खालिस अज्जा से तैयार करदा जामे शीरी की एक बोतल से आप बगैर चीनी मिलाए 30 ग्लास शरबत तैयार कर सकती हैं। कर्शी का जामे शीरी, खालिस अज्जा, बेहतर शरबत। खुशबू से और महक से बैठो मिलन। कीमत पर न जाएं, 4 की जगह 1 अगरबत्ती जलाएं। बिल्ली माँ का मेट्रो मिलन। इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो हमारे कौमी हीरो हैं, जिनको आपने टेलीविजन पर या ग्राउंड में जब भी एक्शन में देखा, हमने हमेशा उनके लिए दुआ की और उनको दिल से दाद दी। ख़वातीन और हज़रात, आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ ला रहे हैं हमारे मुल्क के नामवर खिलाड़ी ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास, मेरे पास आपकी ये रेटिंग मौजूद है कि शोहरत आपने हासिल की, माशाल्लाह इज्जत आपने हासिल की, रन्स आपने बनाए 274 गालिबन, और शोहरत की इंतहा ये थी कि इंग्लिस्तान में एक गांव है जिसका नाम ज़हीर अब्बास के नाम पर रखा गया है, अब्बास विलेज। तो आपको इतनी ढेर सारी शोहरत मिली तो आप इतने मगरूर हो गए कि आप रिटायर हो गए। जितने भी रन्स मैंने बनाए और जिसने दिए, आखिर उसने एक चीज उम्र भी बनाई।
हाय। तो उम्र के सहारे चलना पड़ता है दोस्त, वरना मैं इस गेम को कभी ना छोड़ता। हाँ बिल्कुल, 2 आदमी पकड़ के लाए थे आपको यहाँ तक। यानी आपने अपने तौर पे क्यों फैसला कर लिया कि आप बूढ़े हो गए? नहीं मुइन, मैं 3-4 साल काफी बीमार रहा। मुझे नहीं, बीमार ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे? जिस्मानी तौर पर, क्योंकि मुझे माउथ अल्सर काफी अरसे तक रहा, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से, और काफी प्रेशर्स थे क्रिकेट में मुझ पर। लिहाजा मैंने बेहतर ये समझा, क्योंकि कॉर्टिजोन्स की टैबलेट्स कोई एक महीने में कुछ नहीं तो कोई 50-60 के करीब खानी पड़ती थी। तो मुझे डिस्टेंस जो है वो मेजर करने में काफी तकलीफ महसूस होती थी। मतलब इतना खुदा का शुक्र था, लेकिन ये है कि मैंने बेहतर समझा कि इस गेम को अब छोड़ दिया जाए इज्जत से। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो लोग पीक पे आके रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, वो बड़े दिल गुर्दे और हौसले की बात है। अच्छा, आपके रिटायरमेंट के बाद सारी दुनिया में तो ये होता है कि जो जिस काम का चैंपियन है उसको उसी शोबे में उससे खिदमत हासिल की जाती हैं, तो फिर आप क्रिकेट बोर्ड से बाहर क्यों हैं? मेरा ये ख्याल है कि शायद मेरे क्रिकेट बोर्ड को मेरी इतनी परफॉर्मेंस का नहीं पता जितना कि शायद आप लोगों को मेरी परफॉर्मेंस का पता है। माशाअल्लाह, सियासत में आ रहे हैं क्या? अभी तक तो कोई इरादा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि हमारे मुल्क में आप शायद वाहिद क्रिकेटर हैं जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड्स तो माशाल्लाह मेरे काफ़ी हैं, और अब मुझे एक्चुअली ये नहीं पता कि मेरे कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये है मुइन कि खुदा ने मुझे इस चीज़ से नवाजा हुआ है। मतलब ये बात सही है जो मैं कह रहा हूँ? मेरे ख्याल है सही कह रहे हैं। ज़हीर, जब आप जाते हैं बड़ा अनाउंसमेंट होती है, एंड नाउ ज़हीर अब्बास कमिंग इनटू फील्ड एंड ही इज गोना बैट। मालूम यह हुआ बड़ा शोर शराबा, बकअप ज़हीर, मालूम हुआ बॉल आई और डक पे आउट हो गए। तो वापसी में तो बहुत शर्मिंदगी होती होगी। ऐसी शर्मिंदगी होती है। होता यूं है कि अमूमन मुइन जब भी मैं बस में जाने लगता हूं, जैसे जिस रोज मैच शुरू हुआ तो काफी मोटरसाइकिल पे लड़के या कारों पे लड़के या साइकिलों पे लड़के या लोग आम जाते हुए कहते थे कि ज़हीर भाई आज आपने 100 करना है या 200 करने हैं। 100-200 से तो मुझसे कम करवाने की कोशिश ही नहीं करते थे। मैं ये कहता था भाई मेरी पूरी टीम है, मैं एक यूनिट की तरह से हूँ। कहते नहीं जी हम सिर्फ आपका गेम देखने आए हैं। और यकीन मानिए इतना मुझे है कि जब मैं आउट हुआ हूँ तो मुझे सिर्फ अफसोस इसलिए हुआ कि वो लोग जो मेरे लिए दुआएं मांग रहे थे उनको बहुत अफसोस हुआ होगा। देखिए, छक्का जब आदमी लगाता है तो उसके मुख्तलिफ किस्म के फवायद होते हैं। मसलन एक छक्का इन्होंने जावेद मियांदाद ने शारजाह में लगाया था, लाखों मिले, बड़ी उस पर लेदे हुई। और एक छक्का आपने हिंदुस्तान में लगाया था जिससे हम जीते थे, या पाकिस्तान में लगाया था, सॉरी, जिससे हम जीते थे, यानी हारा हुआ मैच जीत गए थे। उस पे आपको क्या मिला था? मुइन, उस पे मुझे कुछ नहीं मिला था, लेकिन मुल्क के बच्चे और जितने दफ्तर वाले लोग थे वो सारे खुश हो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने छुट्टी कर दी थी। अच्छा ज़हीर, मजाक भी हो गया, कुछ काम की बातें भी हुई। एक बड़ा संजीदा सवाल करना चाहता हूँ। आपने इतने कारनामे किए हैं, इतने रन्स बनाए हैं, आपको एशियन ब्रेडमैन का खिताब दिया गया, जो बड़े फख्र की बात है हमारे लिए। आपको रन्स बनाने की मशीन कहा गया, और पता नहीं क्या क्या आपको एजाज़ात मिले हैं। तो ये ज्यादती नहीं है कि आपने क्रिकेट को अपनी हद तक सिर्फ महदूद रखा है, और आप अपने वक्त का इतना बड़ा क्रिकेटर ज़हीर अब्बास आपके साथ ही ख़त्म हो जाएगा क्या? मुइन, मैंने इस मामले में बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को सोचा था कि कराची में एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, लेकिन जब भी मैंने सोचा थोड़े अरसे के बाद कराची में या तो कर्फ्यू लग गया या इस किस्म की बात हुई कि मेरी बात जो है वो मेरे ही जहन तक महदूद हो गई, लोगों में ये चीज़ मुंतकिल ना हो पाई। लेकिन हम बिल्कुल ये तवक्को रखते हैं कि आप सिखाएं, ताकि हमें वैसा ही ज़हीर अब्बास नज़र आया जिसने 274 रन्स भी बनाए थे और
वहाँ पड़ोसी मुल्क में तो उन्होंने स्क्रीन पे जो पोस्टर छापे थे उसमें लिखा था AB अब, और नीचे लिखा था BAS बस, अब बस। अच्छा, हम आपकी मुलाकात श्रीलंका की मशहूर अदाकारा सबिता से करवा रहे हैं, देखता हूं अगर आप तक कायम हो। जी हो गया। हेलो, सबिता मोइन अख्तर बोल रहा हूँ। हाँ जी। कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तो आपकी आवाज भी हमको आ रही है, आप फोन रख दें। अच्छा, ओके। सबिता, आपको क्या पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है कि हर 2 महीने बाद आप पाकिस्तान में मौजूद होती हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे। मैं पाकिस्तान को मैं बहुत पसंद करती हूँ, और ये है कि मैं ज्यादा को प्रोडक्शन में काम करती हूँ पाकिस्तान और श्रीलंका, उसके लिए मैं इधर आती जाती हूँ। आती जाती रहती हैं आप, इसलिए आपको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए कितनी पाकिस्तानी फिल्मों में आपने अब तक काम किया? मेरे ख्याल से 10 फिल्मों में काम किया आपने जी। अच्छा, और श्रीलंका की कितनी फिल्मों में काम किया? 60-70 फिल्म में काम कर चुकी हूँ। 70 और 10, 80, 90, तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया आपने। 100 फिल्म्स, सेंचुरी, वेरी गुड। अच्छा, आपके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ पर, आज मुझे उसका अंदाजा भी हो रहा है कि आप हंसती बहुत हैं। हंसी बिल्कुल, आप हंसती बहुत हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जब आपने फिल्मों में काम शुरू किया तो आपको उर्दू बिल्कुल बोलना नहीं आती थी? बिल्कुल नहीं आती थी। और अब आप बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं, तो ये आपने इतनी जल्दी उर्दू कैसे सीखी? वैसे काम करके ना, मैं फर्स्ट जब मैं कभी अलविदाना में काम करती थी उस वक्त तो बिल्कुल नहीं आती थी। अभी मैं खुद ट्राई किया, कोशिश किया वो लैंग्वेज ये सीखने के लिए, और काम करके सीखा। ऐसे बहुत स्वीट लैंग्वेज है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कौन सा हीरो पाकिस्तान का पसंद है? मैं सब हीरो के साथ काम किया, सब ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है। और सब बहुत अच्छे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप हमारे फैंस को पाकिस्तान में कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं जितना वो मेरे परस्तारों हैं, फैंस है, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है मुझे बताया गया था कि आपको शायद शूटिंग पे जाना है। जी, मैं श्रीलंका की हमारे फिल्म का शूटिंग के लिए जाना है। अच्छा, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Rexona. रेक्सोना में शामिल ऑयल ऑफ केड आपकी जिल्द की कुदरती दिलकशी बरकरार रखता है। शगुफ्ता जिल्द के लिए रेक्सोना। पीक फ्रेंड्स पेश करते हैं एक खास बिस्किट, पीक फ्रेंड्स टिफिन। बिस्किट साजी का नया शाहकार। अर्शी का गैस्ट्रोफिल लिक्विड मेदे की गैस, तेजाबियत, हाथ पांव और सीने की जलन और मतली की कैफियत में आराम के लिए मुफीद। अर्शी की मसनूआत, तहकीक की रिवायत, मेयार की जमानत। फूलों जैसी भीनी भीनी सबको भाए खुशबू इसकी। शहरों शहरों बस्ती बस्ती हर घर में है चाहत इसकी। जीनत अगरबत्ती, जीनत अगरबत्ती, बिल्ली मारता। जीनत अगरबत्ती, बिल्ली मारता। जीनत अगरबत्ती।
ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने दुखी इंसानियत के लिए जो काम किए हैं, जो कारनामे किए हैं और जो कारनामे वो कर रहे हैं, मेरे पास या आपके पास या हम सब के पास उनके लिए शायद तारीफ के अल्फाज मौजूद नहीं होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उनका इस्तकबाल निहायत एहतराम से करें। तशरीफ लाते हैं जनाब अंसार बर्नी। अंसार साहब, अच्छा ये बताइए, आपके इस तरह के फलाई काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने इसी काम को क्यों चुना कि कैदियों और जहनी मरीजों के ही शोबे को आपने मुंतखब किया और आप उसी में काम कर रहे हैं? मीन असल में ये मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम था, या मैं ये कहूँ कि शायद किसी ने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी। कैदी हमारे यहाँ जो 20 साल 30 साल 40 सालों से हमने, जो लोग जेलों में थे हमने रहा कराया, या जहनी अमराज के अस्पतालों में थे हमने उन्हें रहा कराया, उनकी सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि वो बेचारा जेल में अगर उसके पास कुछ होता तो जेल में ही क्यों होता। सही बात। तो वो हमें कुछ दे नहीं सकता। जब वो रिलीज होके आता है तो वो हमारे लिए एक मुश्किल बन जाता है कि अब उसकी रिहेबिलिटेशन का मसला होता है, फिर वो शुक्रिया भी नहीं अदा करता। तो शायद लोग इस वजह से भी इस तरफ तवज्जो ना देते हैं। उसके जहन में ये होता है कि मैं तो था ही बेगुनाह, अंसार बर्नी ने मुझ पे क्या एहसान किया। दूसरी तरफ वो कैदी जिसकी रिलीज में हम उससे कहते हैं कि आप रिलीज हो जाएंगे, आप बेगुनाह हैं, और जब चंद दिन उसकी रिलीज में लेट हो जाते हैं फिर वो हमें गालियां देता है कि जी आप ऐसे ही खाम खा अपना नाम है और ये है, और मतलब मुख्तलिफ किस्म। तो इसमें हमें गालियां सुननी पड़ती हैं, तकलीफें उठानी पड़ती हैं, फिर उन कैदियों को जाके तलाश करना पड़ता है, पागल खानों में जाके रहना पड़ता है, देखना पड़ता है। अभी पिछले दिनों एक बच्ची है जिसको हमने रिलीज कराया, 11 साल तक वो पैदा हुई अपनी माँ के यहाँ जेल के अंदर, और 11 साल तक वो सिर्फ उस कोठरी में रही है जिसमें वो पैदा हुई थी। मैं अभी आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराता हूँ जो सन 1948 में लाहौर के पागल खाने में पैदा हुआ, और बगैर किसी जुर्म के 40 बरस तक वो पागल खाने में सेहतमंद दिमागी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे होने के बावजूद उसने गुजार दिए हैं। मैं मोहम्मद अख्तर से आपकी बातचीत कराता हूँ। अख्तर साहब आइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। कब पैदा हुए हो? 1948। कहाँ पे? पागल खाने में। रहने वाले कहाँ के हो? पागल खाने। अख्तर, ये कितने अरसे तुम वहाँ पे रहे हो? 40 साल रहा हूँ उधर पागल खाने में। तो तुम्हें किस तरह रहाई मिली? 22 तारीख को रिहाई मिली थी। इसी महीने की? इस महीने की। तो कराची कैसे आए हो? 22 तारीख को कराची आ गया हूँ। किस चीज पे आए हो? हवाई जहाज पे, पहले एयरपोर्ट कराची उतरे हैं। अच्छा अख्तर, ये बताओ कि वहाँ पागल खाने में क्या करते थे? वो मशीन का काम कर रहा हूँ। दिन में कितने कपड़े सी लेते थे? दिन में 10 जोड़े। अख्तर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पैंदाबाद। कोई आपको ऐसा शख्स मिला कि जो जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो और वो ये कहता हो कि जी मैं बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि पागल खाने में ही रहना चाहता हूँ? अभी पिछले दिनों मैं जहनी अमराज के एक अस्पताल के दौरे पे था। एक बूढ़ी औरत मेरे पाँव पकड़ लिए। उसको ये नहीं मालूम कि ये अंसार बर्नी है, लेकिन उसको ये मालूम कि एक शख्स आता है हमारे दरमियान, हमारे लिए काम करता है और हमसे मोहब्बत करता है। उसने मेरे पाँव पकड़े और कहने लगे कि बेटा मेरे बच्चों से जाके ये कहना कि तुम्हारी माँ यहाँ तड़प रही है, मरने के करीब है, तुम उसे लेके नहीं जाओ। वो माँ सेहतयाब है, तुम उसको लेके नहीं जाओ, अलबत्ता मरने से पहले उसे अपनी शक्ल दिखा जाओ। वो औलाद जो उसको सेहतयाब होने के बावजूद पागल खाने में छोड़ गई है, वो माँ उस औलाद के लिए तड़प रही है कि खुदा के लिए उस बच्चों की मैं शक्ल देख लूं मरने से पहले। और बड़े दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारी आज की नौजवान नस्ल अपने वालिदैन को जब पागल खाने में सेहतयाब होने के बावजूद डाल के आते हैं तो वो अपने पते भी गलत लिखाते हैं। मैं उस माँ के बच्चों को तलाश कर रहा हूँ, जो पता लिखाया गया था वो गलत है, उन बच्चों ने गलत लिखा है। वो औलाद जिसको उस माँ ने तकलीफ से पैदा किया, वो औलाद जिसके लिए उस माँ ने, जब वो अपना खाना नहीं खा सकते थे, उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे,
अगर वो माँ चाहती तो भूखों मर सकते थे। उसने दूध पिलाया, अपनी छाती उसको सींच के दी। आज वही औलाद जवान होने के बाद उसको किस तरीके से फेंक के आई है। अगर आज की नस्ल ये जहन में रखे कि जिस तरह हमारे वालिदैन ने हमें पाला है, इस बुढ़ापे की हद में अगर उसी तरीके से हम उन्हें पालें तो शायद हमारे लिए बड़ा फख्र का एजाज हुई है। अंसार, ये जो आप इतने फलाई काम करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, बहुत संजीदा बातें हुई, लेकिन सब बहुत काम की बातें हुई, क्योंकि जिंदगी सिर्फ हंसने हंसाने का ही नाम नहीं है, इसमें कुछ तलखियां भी हैं, कुछ संजीदगियां भी हैं। तो आपको इतना जो वक्त आप सर्व करते हैं बाहर, आपकी घरेलू जिंदगी में इसका कोई असर तो नहीं होता? मेरी अहलिया शाहीन यहाँ बैठी हुई हैं, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं। काम तो आपके शौहर जो कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, उसकी तारीफ करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप देखना यह है कि आप एक बेगम होने की हैसियत से जो ये घर से मुसलसल बाहर रहते हैं, कभी जेल का कह के, कभी पागल खाने का कह के, तो इसका असर आप पे क्या होता है? देखें, मुझे मालूम है कि ये किसी मकसद के लिए बाहर निकलते हैं, एक इनका मकसद है, कॉज है, मैं इस मकसद में उनके साथ हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा एतराज नहीं होता। कभी आपको शुबा हुआ कि ये बहाने करके जाते हैं घर से? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जहाँ भी होते हैं वहाँ जहाँ तक इनसे मुमकिन होता है ये घर से कांटेक्ट रखते हैं और अक्सर टेलीफोन पर रब्ता रहता है, इसलिए ज्यादा शुबा नहीं होता। ज्यादा नहीं होता मतलब होता है। बहरहाल, जब कभी ये कोई ऐसा केस देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और जाके उससे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये आके आपको बताते होंगे पूरी बात? कभी बता देते हैं, कभी ज्यादा सीरियस होता है तो कहते हैं नहीं तुम भी बहुत असर लोगी। ये खुद भी बहुत असर लेते हैं। अक्सर कोई ऐसा सीरियस केस होता है तो इनके रवैये से पता चलता है कि बहुत बहुत परेशान हैं, बहुत असर लेते हैं। ये खुद भी बहुत असर लेते हैं, हालांकि हर वक्त इनके पास नित नए केसेस आते रहते हैं जो एक दूसरे से ज्यादा तल्ख होता है, लेकिन शायद अभी तक आदी नहीं हुए हैं। अच्छा, असर कबूल करते हैं तो क्या करते हैं? खामोश हो जाते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, आपसे लड़ते हैं, क्या करते हैं? नहीं, गुस्से का इजहार नहीं करते, बस खामोश रहते हैं, परेशान से रहते हैं। तो फिर उस वक्त आप बोलती होंगी? समझ आती हूँ, कोई ना कोई पूछती हूँ क्या केस है, कुछ बता देते हैं, कभी कहते हैं बस है, कभी टाल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे आप तशरीफ रखिए, मैंने आपसे बातचीत करना के लिए आपको इसलिए जहमत दी क्योंकि मुझे अंसार बर्नी ने यह बताया था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं और जहां मैं पहुंचा हूं उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मुझे मेरी बीवी ने हमेशा हर कदम पर इसमें सपोर्ट की है। बहुत शुक्रिया। आपकी इन खूबसूरत बातों के बाद हम आपको एक खूबसूरत गीत सुनवाते हैं जो नौजवान नस्ल के लिए है, और इसे पेश करने के लिए हमारे नामवर फनकार वहाब खान, हसन जहांगीर, अरशद महमूद और बेंजामिन सिस्टर्स। हवा के कदमों की
हम जिस खातून को यहाँ पर जहमत दे रहे हैं, स्क्वॉश जैसा सख्त खेल खेलती रहीं और 12 साल तक पाकिस्तान की अनबीटन चैंपियन रहीं। खवातीन हज़रात तशरीफ लाती हैं रुखसाना रशीद। अब ये अगर सारे मुश्किल काम खवातीन करने लगेंगी तो ये मर्द कहाँ जाएंगे? मोइन अख्तर साहब, बाकी मर्दों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना आपके बारे में ज़रूर कहूँगी कि आप अगर किसी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बन जाए तो वो आपके लिए बहुत मुनासिब हो जाए। इस खेल का इंतखाब क्यों किया जो लूडो या कैरम बोर्ड नहीं बल्कि बड़ा पावरफुल गेम है? एक दिन मैंने ऐसे अखबार में पढ़ा कि स्क्वॉश के लिए कुछ लड़के या लड़कियों के लिए कुछ ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। तो जब मैं गई तो मुझे वाकई बहुत हैरानगी हुई कि एक लंबा सा कोर्ट था और ऐसे लग रहा था कि दो बेवकूफ़ आदमी एक बॉल लेके खेले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कर क्या रहे हैं। तो मैंने पहले तो बहुत जिसकी मैंने सोचा ये पता नहीं कैसी गेम है, मैं खेल भी सकूंगी कि नहीं। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने जाके कोई 2-3 स्टॉप खेले तो महिबुल्लाह साहब थे वहाँ, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया। उन्होंने कहा देखिए आप बहुत अच्छी प्लेयर बन सकती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि वाकई आप सच कह रहे हैं मैं बन सकूंगी? कहने लगे बिल्कुल आप मेहनत करें। कुछ उन्होंने मुझे ऐसे अच्छे अच्छे स्ट्रोक बताए कि मैंने 40 दिन की मेहनत, जो कि आज तक पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, और उसके बाद यह हाल था कि मैं इतनी खुश
किस्मत थी इसमें कि मैंने और मेहनत की ताकि मैं और अच्छी प्लेयर बन सकूं। आपने लंदन में भी तो जाके स्क्वाश खेली है? जी हाँ, मैं एक्चुअली पहली पाकिस्तान की लेडीज़ हूँ जो कि लंदन में ईलिंग स्क्वाश क्लब है उसकी 3 साल से स्क्वाश की चैम्पियन रही थी। उसके बाद वहाँ पर ईलिंग स्क्वाश क्लब के बाद मैंने फिर सरे चैम्पियनशिप जो थी वो भी मैं खेलती थी नंबर 1। सिंगापुर में जब मैं पहली दफ़ा खेलने गई तो मैं वहाँ की नंबर 2 प्लेयर बनी, क्योंकि बदकिस्मती से जो उनकी नंबर 1 जो थी, जब मेरा उसके साथ फाइनल मैच हो रहा था तो उसने कह लें कि गलती से इस बुरी तरह रैकेट मुझे मारा कि मेरा जो टांग जो थी वो ज़ख्मी हो गई और मैं फाइनल खेल नहीं सकी। ख़वातीन के लिए क्या चीज़ अट्रैक्शन होनी चाहिए, स्पोर्ट्स या बावर्ची खाना? नहीं, स्पोर्ट्स भी अच्छी चीज़ें हैं, बावर्ची खाना अपनी जगह है, स्पोर्ट्स अपनी जगह है। और ऐसी कोई बात नहीं कि जो औरत बावर्ची खाने में काम करती है वो खेल नहीं सकती। और आपने ये तो सुना ही होगा कि शेर का खौफ तो जंगल में बहुत होता है लेकिन शिकार तो शेरनी ही करती है। वाह वाह। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हमारे दरमियान हमारे 2 किरदार यस सर नो सर, जमशेद अंसारी और आफरीन। सर, आज मैं तुम्हारा कोई सर पैर नहीं हूँ, समझ गई ना बात को? तो फिर क्या है? आज मैं हसनात भाई हूँ। हसनात भाई को देखा है कभी? ये नहीं देखा? बोला दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? देखा है सर, देखा है, लेकिन ये आपको क्या हुआ है आज? पागल हो गया हूँ मैं। भेज दो अंसार बर्नी के पास। ज्यादा मुझसे चिक ना करना, वरना कांजा हजेरा, वरना चक्कू है मेरे पास है। खैर, ये चक्कू तो नहीं है, नेल कटर है। अब बिल्ली कच्ची कर दी तुमने तो। सर, ये आज आप कैसे बोल रहे हैं? मैं कैसे भी बोलूं, तुम्हें क्या है? तुम क्या बिगाड़ लोगी मेरा? हाँ, खैर बिगाड़ तो मैं कुछ भी नहीं सकती, और वैसे भी आप बिगाड़ने को बचा ही क्या है? क्या कहना क्या चाह रही हो? बिगाड़ने वाली भी यही बैठी है। हाँ। सर, हाँ, क्या हुआ? सर, मुईन साहिबा। अभी ये मुईन साहब बैठे हुए हैं। ये तो नो सर, मुईन साहिबा हैं। तुम समझ नहीं रही हो बात को? मुईन साहब बैठे हुए? मुईन साहिबा बैठी हैं। मुईन साहब बैठे? सर, मुईन साहब तो बहुत भले हैं। भले नहीं है ये गले है, गले। और आफरीन, एक बात कान खोल कर सुन लो, चाहे कितने भी मुईन हो जाए लेकिन हसीना तो एक ही रहेगी ना। सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप ये अदाकारी पहले कर तो चुके हैं, फिर रिपीट करने से क्या फायदा? हसीना मुइन भी तो अपने ड्रामे रिपीट करती हैं। वही एक लड़की, वही समंदर, वही दरिया, वही किनारा, वही कबाचा, वही हसरात, वही कबाचा, वही हसरात, वही कबाचा, वही हसरात। खैर, मगर फिर भी सर, उनके ड्रामे लोग कितने शौक से देखते हैं। अरे देखने को तो आलम चन्ना को भी बड़े शौक से देखते हैं लोग। इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? लेकिन देखो, मैं तनकीद का आदी हूँ, तनकीद करता रहूंगा। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? समझ रही हो। अभी नहीं, तुम मेरी नकल कर रही हो। अल्लाह मियां की जाके जबान कटेगी, बड़ा गुनाह मिलेगा तुम्हें। सर, एक बात तो बताएं। पूछो ना। सर, ये ज़हीराबाद सब इतने ओल्ड भी नहीं है कि ओल्ड बॉयज की तरफ से खेले। पागल हो तुम, ये तुम समझ नहीं रही बात को। ये असल में ओल्ड आहिस्ता से कहते हैं और बॉयज जोर से कहते हैं। समझ रही हो ना? हेलो आफरीन, अब बिल्ली ये तो खड़े खड़े सो गई। मेरा ख्याल है शायद बर्थ नहीं मिल सकी बेचारी को। आफरीन, अरे उठो, टंडू आदम आ गया है। यस सर। टंडू आदम? नो सर। क्या नो सर यस सर लगा रखी है तुमने? अच्छा सर, एक बात तो बताएं, ये आजकल की ट्रेन किस चीज से चलती है? भाई, पहले जमाने में तो कोयलों से चला करती थी ये ट्रेन। यस सर। उसके बाद ये बिजली से चलने लगी। ठीक है। हाँ। और आजकल? आजकल तो ये अल्लाह के भरोसे पे चलती है। समझ गई ना? समझ गई हूँ।